ओके, तो एज पर स्केड्यूल आज हम स्टार्ट करेंगे मई जून 2022 वेरिएंस 52 प्लानिंग एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन विच इज योर पेपर 5। इसका ड्यूरेशन होता है 1 hour 15 minutes का। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 1। In question 1, a student plans an experiment to find a value of the molar volume of hydrogen gas at room temp condition. So first of all, you should know that at room temperature, molar volume is 24 dm cube. All right. Okay, hydrogen gas is formed when magnesium reacts with dilute hydrochloric acid. Again, आप जानते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो एक रिएक्टिव मेटल है। इसका मतलब ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। So obviously it's a displacement reaction, which is also called redox reaction. All right. And obviously hydrogen gas is given off. That means कि इसका test होगा burns with a pop sound with a blue flame. All right. So let's continue with the question again. The student is provided with the following material: a piece of magnesium ribbon, 0.5 mole per dm cube HCl, a water trough. तो जाहिर सी बात है वाटर ट्रफ इसलिए है क्योंकि मैं मेजरिंग सिलेंडर को इन्वर्टेड रखूंगा गैस की कलेक्शन के लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ inverted gas jar is used to collect the gas, or inverted measuring cylinder. फिर है आपके पास a side arm conical flask. फिर वो कह रहे हैं 250 cm cube measuring cylinder with 2 centimeter cube graduation for the collection of a gas. तो ये याद रखिएगा कि 2 centimeter cube graduation है for the collection of gas in 250 cm cube measuring cylinder में। फिर आपके पास 50 cm cube measuring cylinder है, right? फिर आपके पास है balance that measures 2 decimal places, right? इसके अलावा कह रहे हैं एक्सेस टू एनी नेसेसरी लेबोरेटरी इक्विपमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एक्सेप्ट गैस रेंज, यानी हमने गैस रेंज यूज नहीं करनी, विच इज व्हाई वी वर यूजिंग इन्वर्टेड मेजरिंग सिलेंडर इन ऑर्डर टू कलेक्ट द गैस, बिकॉज उन्होंने यहाँ पर गैस रेंज से मना कर दिया है। ठीक है जी। द स्टूडेंट प्लान्स द फॉलोइंग प्रोसीजर: प्रिपेयर द पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन फॉर यूज इन द एक्सपेरिमेंट। फिर वो कह रहे हैं मेजर 30 cm क्यूब ऑफ HCl एंड पोर इनटू अ साइड आर्म कॉनिकल फ्लास्क। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर 30 cm क्यूब ऑफ HCl है। 30 cm क्यूब ऑफ HCl का मतलब ये एक्यूरेट वॉल्यूम नहीं है, नॉट एन एक्यूरेट वॉल्यूम, क्योंकि अगर ये एक्यूरेट वॉल्यूम होता तो एग्जामिनर 30.00 cm क्यूब देता। फिर वो कह रहे हैं अटैच द कॉनिकल फ्लास्क टू अ कलेक्शन सिस्टम फॉर द हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी। और जो आप अटैच करने जा रहे हो ये साइड आर्म होगा आपका ऑब्वियसली, right? Place the magnesium ribbon in the conical flask, stopper the flask. भाई स्टॉपर क्यों कर रहे हैं हम फ्लास्क को? ताकि गैस जो है वो एस्केप ना हो। To prevent gas escaping.
wait until the final volume of the gas collected is constant. कैसे पता चलेगा कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इज कांस्टेंट हो गया है? जाहिर सी बात है, मजीद बबलिंग नहीं होगी, बबल्स ऑफ गैस रिलीज नहीं होंगे, एफरवेसेंस स्टॉप हो जाएंगी. देयर आर मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस व्हिच यू कैन राइट हियर. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि नो मोर बबलिंग इज ऑब्जर्व then wait for an additional 2 minutes, then measure and record the final volume of the gas collected. Now the main question is, why are we waiting for additional 2 minutes? मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ एडिशनल 2 मिनट्स ताकि गैस का जो कलेक्शन है वो रूम टेम्परेचर पर हो जाए. टू कलेक्ट द गैस at room temperature. सही है. Complete figure 1.1 to show how the apparatus should be assembled for the collection and measurement of gas. Label your diagram. तो सबसे पहली तो बात ये कि मैं इसके साथ कुछ इस तरह से कर लूंगा कि मैं यहाँ पर एक ट्रफ बना लेता हूँ, वाटर ट्रफ. ठीक है. इस वाटर ट्रफ के अंदर हम मेजरिंग सिलेंडर रख देते हैं. राइट. एंड ऑब्वियसली इस मेजरिंग सिलेंडर पर ग्रेजुएशन मार्क लगाइए ताकि गैस का कलेक्शन इजी हो आपके लिए. ऑलराइट. हम इसको थोड़ा सा दोबारा से बना लेते हैं तमीज से. या सीन्स बेटर. ठीक है. और साइड आर्म जो है वो हमने रखना है, तो साइड आर्म को हम कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं बेटा. माय गुडनेस. ये आपका साइड आर्म हो गया. सिमिलरली हम इसको भी लेकर आते हैं. ठीक है. एंड ऑब्वियसली ये आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, क्योंकि आप वाटर पे कलेक्ट कर रहे थे. ठीक. तो हम लेबल कर देते हैं बिकॉज उसने लेबल योर डायग्राम की बात की थी हमसे यहाँ पर. सो हम लेबल कर देते हैं. हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये आपके पास स्टॉपर है. ये आपके पास रबर ट्यूबिंग है. ये आपके पास मेजिंग सिलेंडर है. ये वाटर है. ये वाटर ट्रफ है. So this is your measuring cylinder. This is your water. This is your water trough. आप गौर से देखें तो ये आपका HCl है और आप नोटिस करें ये एक मेटल वायर डाला हुआ है which is your magnesium obviously. I hope मैंने यहाँ सारी चीजें असेंबल कर दी होंगी. Let me check again. असेंबल कर दिया है, कलेक्शन देख लिए, एंड मेजरमेंट ऑफ गैस के लिए ग्रेजुएशन भी मार्क कर दिया है, लेबल भी कर दिया है. I think 2 marks के लिए it's more than enough.
Okay, let's move on to the next part. The question is, the surface of magnesium ribbon has an oxide layer. और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओ लेवल केमिस्ट्री इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड कहते हैं, या प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड layer, right? State how the student should prepare the piece of magnesium ribbon before it is used in this experiment. Obviously बेटा अगर आपके पास एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर अवेलेबल है तो आपने उस ऑक्साइड लेयर को रिमूव करना होगा, एंड फॉर दैट आप सैंड पेपर यूज करेंगे, यानी आप उस मैग्नीशियम के जो रिबन है उसको स्क्रैच करेंगे सैंड पेपर से ताकि वो रिमूव हो जाए ऑक्साइड लेयर. तो हम यहाँ लिखेंगे scratch magnesium ribbon with sandpaper to remove the protective oxide layer, or to remove the oxide layer. Alright. फिर वो कह रहे हैं आपसे state what additional information about the magnesium is required before the experiment is performed. जाहिर सी बात है अगर मैं इस कॉनिकल फ्लास्क में मैग्नीशियम को प्लेस कर रहा हूं तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि जो मैंने मैग्नीशियम रिबन का पीस यूज किया है उसका मास कितना है, राइट? So what additional information about the magnesium is required? तो आप बोलेंगे mass of magnesium ribbon, and obviously मैं mass of magnesium ribbon वो यूज करूंगा जब मैं उसकी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर को रिमूव कर दूंगा. So mass of magnesium ribbon after removing ऑक्साइड लेयर. ओके, उसके बाद वो कह रहे हैं show by calculation that the volume of 30 cm cube of 0.5 mole per dm cube HCl is enough to react. I repeat, is enough to react with 0.16 gram of magnesium ribbon. Show your working. अच्छा, we have two different scenarios here. पहला सिनेरियो तो ये है कि मैं कंसंट्रेशन और वॉल्यूम यूज करूं और मैं इसके मोल्स निकालूं, जो मोल्स आए 2:1 का रेशियो से हम डिवाइड करें और मोल्स ऑफ मैग्नीशियम पता चल जाए, राइट? और यहाँ ये भी है कि हमारे पास मास ऑफ मैग्नीशियम है तो हम इसको mr से डिवाइड करें मैग्नीशियम के और मोल्स निकाल लें और हम ये डिटरमिन कर लें कि इनफ है HCl या नहीं मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करने के लिए. तो अदर वे अराउंड दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. तो हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं. मोल्स ऑफ HCl सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. ये है आपके पास 30 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 1000. तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 0.015 moles. All right. I guess let me check from my calculator. 30 into 0.5. Yeah, 0.015. Double check from my calculator. Then हमारे पास moles of magnesium भी हम find out कर सकते हैं because mass of magnesium is already given. So ये हो जाएगा हमारे पास 0.16 divided by मैग्नीशियम का AR is 24.3 to be exact. ये वैल्यू हमें डेटा बुकलेट से मिलेगी. तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 0.16 divided by 6.58 into 10 to the power minus 3. तो ये हो जाएगा 6.58 into 10 to the power minus 3 moles. ठीक है? According to the equation, magnesium
और HCl में 1:2 का रेशो है। अगर आपने HCl के मोल्स फाइंड आउट किए थे 0.015, सो बताइए मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितने हो जाएंगे? तो यहां से मोल्स ऑफ मैग्नीशियम हो रहे हैं 0.0075 मोल्स, राइट। जबकि यहाँ पर मोल्स कितने थे 6.58 इंटू 10⁻⁻3, जबकि यहाँ पर कितने हैं 0.0075। इसका मतलब जो मैग्नीशियम है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और HCl जो है वो एक्सेस में है। मैग्नीशियम इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्योंकि मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसका मतलब हमारे पास जो HCl है वो इनफ है रिएक्शन करने के लिए मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि वो फिर भी एक्सेस में रहेगा, ठीक है। HCl is an excess. So हम यहाँ कह सकते हैं HCl is enough to react completely. Alright? फिर वो कह रहे हैं state why is it not necessary to use a burette to measure 30 cm cube of 0.5 mole per dm cube HCl. आप जानते हैं हम burette को उस वक्त यूज करते हैं जब हमें accurate measurement करनी है। Since यहाँ पर HCl वैसी एक्सेस के अंदर है तो आपको accurate measurement करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए आप burette जरूरी नहीं है कि यूज करें। तो आप लिखिए since HCl is in excess, so we do not need very accurate volume as it is not directly affect the volume of hydrogen gas. ठीक है। फिर उसके बाद the student waits for 2 minutes before taking a reading of the volume. Suggest why the students wait for 2 minutes before the volume of the gas in step 3. तो मैंने पहले भी कहा आपको कि मैंने 2 मिनट वेट किया just to collect the gas at room temperature, just to make sure कि अगर इस रबर ट्यूबिंग के अंदर कोई गैस है तो वो यहाँ से ट्रेवल करके कंप्लीटली आ जाए। just to make sure these two things कि मैं गैस को कलेक्ट करूं एट रूम टेम्परेचर और रबर ट्यूबिंग के अंदर कोई भी अगर गैस अवेलेबल है तो वो भी प्रॉपर तरीके से कलेक्ट हो जाए। सो मैं यहाँ लिखूंगा this is to make sure that the gas is collected at room temperature. Also, some hydrogen gas might still be inside the rubber tubing. Before all the gas pass through and collect it.
All right, I hope it makes sense to you. फिर वो आपसे कह रहे हैं the student collects, आपसे कह रहे हैं the student collects 146 centimeter cube of hydrogen gas during the experiment. Calculate the percentage error in collecting the hydrogen gas. Show your working. हम गैस जार के अंदर यानी इमेजिंग सिलेंडर के अंदर जो है वो कर रहे थे. सो आप मान एज्यूम कर लीजिए कि जो हमारा मिनिमम इंटरवल है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है. सही. सो अगर एक रीडिंग का एरर चाहिए तो बेटा वो हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर क्यूब. और आप जानते हैं कि हम रीडिंग को दो मर्तबा काउंट करते हैं कि इनिशियल रीडिंग होती है और एक फाइनल रीडिंग होती है, राइट. इसलिए हम जो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो होगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज वी आर यूजिंग two readings, we are taking two readings divided by the volume, which is 146 into 100. So I guess it's going to be 0.685%. So हम यहाँ लिख देंगे 0.685%. All right. फिर वो कह रहे हैं calculate the molar volume of hydrogen gas using the student's result from this experiment. हाँ, मुझे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस का मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करो स्टूडेंट्स का रिजल्ट यूज करके. अब स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो तो हमने यहाँ यूज किया था, राइट. हमने यहाँ कैलकुलेशन की थी मैग्नीशियम की. अब जो मोल्स मैग्नीशियम के हैं वही मोल्स हाइड्रोजन गैस के होंगे. जो मोल्स हाइड्रोजन गैस के होंगे मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 24 करूंगा तो मेरे पास मोलर वॉल्यूम आ जाएगा. तो लेट्स फाइंड आउट. दैट्स एन इजी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एक्चुअली. फॉर 1 मार्क इट्स सो इजी. मुश्किल नहीं है ये पार्ट. सो हम सबसे पहले मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फाइंड आउट कर लेते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि भाई व्हाई मैग्नीशियम, व्हाई नॉट HCl. तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाई HCl जो है वो एक्सेस में है. मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है उसी के थ्रू हम कैलकुलेशन करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस वगैरह की, ठीक है. विच इज व्हाई हम यहाँ पर मैग्नीशियम को कंसिडर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ HCl. तो ये हो जाएगा 0.16 डिवाइडेड बाय 24.3. हमने इससे पहले कैलकुलेशन की थी विच इज 6.58 into 10 to the power minus 3 moles, I guess. Let me double check. Yeah, 6.58 into 10 to the power minus 3. हम सब जानते हैं according to the equation मैग्नीशियम और हाइड्रोजन गैस में रेशो 1:1 का है. तो अगर आपने 6.58 into 10 to the power minus 2 minus 3 moles कैलकुलेट किए तो moles of हाइड्रोजन गैस भी सेम हो जाएंगे. That is 6.58 into 10 to the power minus 3 moles, right. हम सब जानते हैं कि ये जो आपके पास मोल्स आए हैं ये एक्चुअली 146 सेंटीमीटर क्यूब गैस के थ्रू आए हैं, राइट. सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 146 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस कंटेन 6.58 into 10 to the power minus 3 moles, राइट. सो अगर मुझे मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जिसको मैं यहाँ पर V मोलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो बताइए ये कितना होगा. तो बेसिकली ये मेरे पास V मोलर आ रहा है बेटा. वेट 6.58 V मोलर, V मोलर से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे डिवाइड होगा 6.58 डिवाइडेड बाय 146. सो मेरे पास 146 divided by 6.58 exponent minus 3 मेरे पास आ रहा है 22,188.44. V मोलर अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास V मोलर की वैल्यू आ रही है 22, my goodness that's crazy, 22,188.44 centimeter cube, right.
सो 1.4498, ठीक है। व्हाट एल्स नाउ? अच्छा, क्योंकि मुझे यहाँ पर वैल्यू जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर दी हुई है, इसका मतलब मैं इस वैल्यू को भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लूंगा। सो मैं इसको अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करूँ तो ये हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज the student's experimental value for the molar volume of hydrogen is lower than the value quoted in the table of important values constant and standards on page 11. आप सब जानते हैं मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि जो मोलर वॉल्यूम होता है 24 डीएम क्यूब होता है, दैट इज 24,000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और हमने जो निकाला है वो है 2220 सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्वियसली ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो वो पूछ रहे हैं आपसे, वो एक्चुअली पूछ रहे हैं कि बताओ one experimental weakness that might have led to this outcome. So मेरा आंसर ये होगा, क्योंकि आपने पहले से मैग्नीशियम रिबन को इसमें प्लेस किया हुआ है, HCl को प्लेस किया हुआ है, तो हो सकता है स्टॉपर लगाने से पहले कुछ ना कुछ गैस जो है वो रिलीज होगी, राइट। तो लॉस ऑफ गैस हो सकता है, पॉसिबल हो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन गैस as soon as magnesium was added before could stop at the flask. ठीक है। एंड ऑब्वियसली अब उसके लिए इम्प्रूवमेंट, अब देखिए ये जो इम्प्रूवमेंट वाला सिनेरियो है ना, ये ओ लेवल से कनेक्टेड है, और ओ लेवल के अंदर आप एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स पढ़ते हैं, उसमें डायग्राम्स होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। तो मैं एक डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आए। ये मेरे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, शायद आपने पढ़ी हो, शायद आपने सुना हो, ठीक है। यहां से ओपनिंग होती है जिसको हम रबर ट्यूबिंग से कनेक्ट कर देते हैं गैस की कलेक्शन के लिए। हम क्या करते हैं, हम एक थ्रेड ले लेते हैं, उस थ्रेड के साथ हम एक ट्यूब जो है उसको हैंग कर देते हैं। इस ट्यूब के अंदर जो है वो मैग्नीशियम होता है, राइट, और ये आपका पूरा का पूरा एसिड होता है। और हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि हम इसको यहां से बंद कर देते हैं, राइट। बस हम इतनी स्पेस छोड़ते हैं, ना होने के बराबर स्पेस होती है, तो यहां से थ्रेड आया होता है। तो आपने बेसिकली क्या किया, सॉरी, कि ये आपका HCl है और ये आपका मैग्नीशियम है। तो आप क्या करें, ये एपरेटस एडजस्ट करके सील करके रख लें पहले से। ये थ्रेड यहां से रिमूव करें, जैसे थ्रेड को रिमूव, आप थ्रेड को लूज करेंगे, ये ट्यूब इस सोल्यूशन में गिर जाएगी। जैसी गिरेगी मैग्नीशियम और HCl आपस में कांटेक्ट में आएंगे, रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से कलेक्ट हो जाएगी। इनफैक्ट इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई एरर होगा नहीं, कोई गैस जो है ना वो लूज होगी नहीं। तो हम इस पूरी बात को यहाँ पर लिख देते हैं, कुछ तमीज से लिख देते हैं कि हम सबसे पहले एक छोटी सी ट्यूब लेते हैं और ट्यूब के अंदर जो है वो सॉलिड मैग्नीशियम को फिल कर देते हैं। तो फिल solid magnesium into a small tube, और ये स्मॉल ट्यूब को हम किससे अटैच कर देते हैं, थ्रेड से। अटैच टू द थ्रेड
और इस थ्रेड को हम बाहर निकाल लेते हैं लूप करके थ्रू। So looping out side the flask. फ्लास्क को स्टॉपर कर दीजिए। फिर हम इस थ्रेड को पुल कर लेते हैं। Only then we pull the thread. So that जो कंटेंट है फ्लास्क के वो आपस में रिएक्शन करें। So that content of the flask would react together. All right. So that's the end of the question number 1. I hope आपको बात समझ में आई हो, आपको सेंस लगा हो इस क्वेश्चन के अंदर। Let's continue with question number 2. This seems to be a very tricky question, I believe. Okay. वो कह रहे हैं आपसे in a neutral solution aqueous potassium iodide acts as a catalyst, okay, for the decomposition of aqueous hydrogen peroxide. बेटा अगर आपको याद हो decomposition of hydrogen peroxide जब भी हम O levels में सीखते थे ना, हम हमेशा MnO2 को as a catalyst यूज करते थे, right? So we used to MnO2 acts as a catalyst in O levels, right? In your GCSE chemistry. But this time examiner is using aqueous potassium iodide. So that's a slight difference now in this experiment. Equation exactly वही है कि जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करेंगे वाटर बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। एंड ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन बन रहा है तो इसका कलेक्शन करना होगा हमें। कुछ ऐसे ही सिनेरियो मुझे फील हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। A student planned to carry out an investigation to find how the temperature affects the initial rate of the decomposition of aqueous hydrogen peroxide in the presence of aqueous potassium iodide. तो जाहिर सी बात है पोटेशियम आयोडाइड जो है वो आपका कैटलिस्ट है, ऑब्वियसली आप कैटलिस्ट को चेंज तो नहीं करोगे, तो इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं डू नॉट चेंज, चेंज कर भी नहीं सकते। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल जिसको चेंज ना किया जाए। एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट, आज मैंने बताया कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। The students knows that the initial rate of the reaction can be measured by timing the production of the oxygen. The student carries out a series of experiment. ठीक है, फिर वो कह रहे हैं in experiment 1 the student notes that the temperature of the H2O2 and potassium iodide under room conditions. Okay guys, ये बहुत मैटर करेगा स्टेटमेंट कि temperature of the H2O2 and potassium iodide under room condition. Room condition हम सारे काम करें। The solution are mixed in apparatus designed to collect the oxygen produced. A stopwatch is started. At the beginning of the reaction, the volume of oxygen is noted at regular time interval. In experiment 228, the solutions are heated to different temperature before mixing and measurement of the oxygen produced. So मैं यहाँ बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट 228 डिफरेंट टेम्परेचर को यूज कर रहा हूँ सोल्यूशन को हीट करने के लिए। द डेटा कलेक्टेड इज यूज्ड टू डिटरमिन the value of the activation energy for the decomposition of H2O2 in the presence of Ki. Okay. Oh, that's a lot actually. First experiment room condition के ऊपर हुआ between H2O2 and potassium iodide, और जो गैस कलेक्ट हुई उसको हमने डिफरेंट टाइम इंटरवल के ऊपर उसका वॉल्यूम नोट डाउन करके उसको कलेक्ट कर लिया। रिमेनिंग 2 to 8 एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमने रिएक्ट सोल्यूशन को हीट किया है एट डिफरेंट टेम्परेचर,
और फिर उसके बाद ऑक्सीजन गैस का कलेक्शन किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटायर इंफॉर्मेशन वी नीड टू फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। तो वो कह रहे हैं स्टेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कल मैंने बताया था व्हाई आर यू सो डिपेंडेंट, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा मेजर किया जाता है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट और वो हमेशा वाई एक्सिस पे होता है। आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज बेसिकली व्हाट वी चेंज। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है व्हाट वी मेजर, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है व्हाट वी चेंज। सही है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या चीज चेंज कर रहे हैं? ऑब्वियसली मैं डिफरेंट टेम्परेचर पर हीट कर रहा हूँ सोल्यूशन को, तो मैं इस एक्सपेरिमेंट 2 से एक्सपेरिमेंट 8 तक टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूँ। तो इसका मतलब जो मेरा इंडिपेंडेंट टेम्परेचर वेरिएबल होगा वो टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर होगा या टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन होगा। तो टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन मिक्सचर और टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर भी कह सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं स्टेट टू वेरिएबल्स दैट नीड्स टू बी कंट्रोल। तो पहले तो बेटा मैंने आपको बता दिया कि आप पोटेशियम आयोडाइड कैटलिस्ट है उसको कंट्रोल करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। एंड ऑब्वियसली अगर उसको चेंज नहीं करेंगे तो ये क्योंकि एक्वस मीडियम के अंदर है इसका मतलब इसका वॉल्यूम आपने चेंज नहीं करना, राइट। तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे पहला कि वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड should be constant throughout the experiment, उसको आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा कंसंट्रेशन कैटलिस्ट की आप चेंज नहीं कर सकते। concentration of Ki should be constant, right? इसके अलावा जाहिर सी बात है आप H2O2 यूज कर रहे हैं तो इस H2O2 का वॉल्यूम भी आपको कांस्टेंट रखना चाहिए। वैसे तो इसने दिया नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये भी हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ H2O2, ठीक है। मैंने 3 बताए हैं, आप कोई 2 लिख दीजिए तो ऑब्वियसली आपका आंसर हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं आपसे स्टेट हाउ द स्टूडेंट शुड प्रिपेयर 250 cm cube of 0.1 mole per dm cube H2O2 from 0.5 mole per dm cube। अच्छा, पहले कंसंट्रेशन ज्यादा थी और अब कंसंट्रेशन कम हो गई इन 250 cm cube, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डाइल्यूशन कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि मुझे ये कंसंट्रेशन मालूम है इसलिए मैं इसको नाम दे दूंगा नॉन कंसंट्रेशन का। तो मैं बेसिकली डाइल्यूशन करूंगा और बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। फॉर्मेट कुछ मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होगा। फॉर्मेट ऐसा होगा, आई हैव लिमिटेड स्पेस। चलो देखो मैं समझाता हूँ। मान लो कि ये आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आपके पास 0.5 मोल पर डीएम क्यूब का सोल्यूशन है, ठीक है। आपने क्या करना है, इससे 0.1 मोल पर डीएम क्यूब का सोल्यूशन बनाना है, राइट। अच्छा, जब आप 0.1 मोल पर डीएम क्यूब का सोल्यूशन बनाएंगे तो 250 cm क्यूब में बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 250 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ले रहे हैं आप। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। आई एम जस्ट एडिंग द वाटर, राइट। तो जब वाटर ऐड करोगे तो मोल्स सेम रहेंगे। सो मैं बेसिकली डाइल्यूशन कर लूंगा और डाइल्यूशन करने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा C1V1 इक्वल्स टू C2V2। अलर्ट रहना,
this is going to be your C1, this is going to be your V1. ओके, बल्कि आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, दिस इज C1 और मुझे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो V1, दिस इज C2 एंड दिस इज V2. सो मैं वैल्यूज कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, 0.500 इंटू V1 इक्वल्स टू C2 है मेरे पास 0.100 इंटू V2 है मेरे पास 250.0. 250.0 cm क्यूब का मतलब बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट कर रहा है एग्जामिनर. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से बेटा वॉल्यूम कितना आ जाएगा, मेरे पास यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा 50 cm क्यूब. एंड ऑब्वियसली एग्जामिनर ने जब मुझे 250.0 cm क्यूब बोला तो मैं भी एक्यूरेट बताऊंगा, तो 50.00 cm क्यूब वॉल्यूम यूज करूंगा मैं, जो कि मुझसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है. ठीक है, और सॉल्यूशन बनाना मैंने 250 cm क्यूब, इसका मतलब आई विल यूज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. तो मैं कुछ इसको इस तरह से डिजाइन कर लेता हूँ कि ये जो 50.00 cm क्यूब 0.5 मोल पर डीएम क्यूब का सोल्यूशन है, इसको मैं ब्यूरेट से मेजर करता हूँ क्योंकि बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत है मुझे, और मैं इसको 250 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्लेस करता हूँ. तो ये हो जाएगा 50.00 सेंटीमीटर क्यूब of 0.5 molar solution from burette is transferred into the 250.0 cm cube volumetric flask. इसके बाद आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को स्लोली एंड ग्रेजुअली डिस्टिल वाटर से फिल करोगे ताकि वो 250 cm क्यूब मार्क तक फिल हो जाए. तो बेटा हम करेंगे फिल द, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट. तो हम बोलेंगे फिल द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क with distilled water all right, distilled water till its 250.0 centimeter cube mark. जब हम ये फिल कर लेंगे तो फिर फ्लास्क को स्टॉपर लगाऊंगा. कल भी कहा था मैंने, फ्लास्क को स्टॉपर लगाएंगे. स्टॉपर लगाने के बाद फ्लास्क को अच्छी तरह शेक करेंगे ताकि जो कंटेंट है वो आसानी से मिक्स हो जाए. तो हम बताएंगे यहाँ पर कि शेक द फ्लास्क thoroughly to mix the content. ठीक है, आफ्टर दैट वो हमसे पूछ रहे हैं हाइड्रोजन peroxide causes eye and skin irritation. State what precaution should be taken when preparing the solution in C part 1 other than wearing goggles. Goggles के अलावा बताना है. तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, एक होते हैं लेटेक्स ग्लव्स, राइट, और एक होते हैं नाइट्राइल ग्लव्स. नाइट्राइल ग्लव्स को हम केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स भी कहते हैं. लेटेक्स ग्लव्स जो होते हैं वो आपके कहना चाहिए नेचुरल रबर से बने हुए होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं. लेकिन जो नाइट्राइल ग्लव्स होते हैं वो बेसिकली सिंथेटिक रबर के बने हुए होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत अच्छी उनकी क्वालिटी और लाइफ होती है. तो हम बेसिकली स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूजुअली, क्योंकि ये स्किन इरिटेशन कॉज कर रहा है, तो हम नाइट्राइल ग्लव्स यूज कर लेते हैं. बस याद रखिएगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लेटेक्स ग्लव्स एंड नाइट्राइल ग्लव्स.
then use nitrile gloves or chemical resistant glove. ठीक है, उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं that student performs experiment 1 to 8 using a range of temperature. The results are shown in table 2.1. Complete the table. Okay, complete the table and record the values of 1 over t to 3 significant figures. 1 over t जो है वो 3 sig fig होगा, यहाँ लिख लें ताकि भूले नहीं, और and the values of the log initial rate to 3 significant figures. तो ये भी 3 significant figures है बेटा, राइट। तो भाई ये टेम्परेचर दिया हुआ है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आंसर लिखते जाएंगे, ये वैल्यू है, इसका लॉग लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू लिखते जाएंगे। बस मेक श्योर ये करना है कि हमने प्रॉपर तरीके से आंसर देना है। तो चले मैं देता हूँ, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, मेरे पास आ रहा है 3.41, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3.41 इंटू 10 to the power -3। फिर है मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 298, तो ये हो जाएगा 3.355। तो मेरे पास 3.355 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 3.36 इंटू 10 to the power -3। फिर है मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 303, 3.30 इंटू 10 to the power 3, एग्जैक्ट मेरे पास ऐसी आया है, तो हम इसको लिखेंगे। फिर आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय 308, 3.25 टाइम्स 10 to the power -3, मेरे पास 3.246 है, तो मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 3.25 टाइम्स 10 to the power -3, then 1 divided by 312 is going to be 3.21, मेरे पास है 3.205, तो हम कर लेते हैं 3.21 into 10 to the power -3, then 1 divided by 319, 319 is basically 3.13, मेरे पास है 3.134, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख लेता हूँ 3.13 into 10 to the power -3। फिर है मेरे पास 1 divided by 325 is going to be 3.076, तो मैं 3.08 कर लेता हूँ। You have to be you need to be very careful in such calculations, ठीक है। फिर है 1 divided by 328, this is 3.04, तो 3.05 कर लेते हैं into 10 to the power -3। Now let's talk about this initial rate की values मुझे given है, मैं इन सब की log values लूंगा। Let me take the log values, log 5. That's -5.240, -5.24, क्योंकि मुझे 3 significant figures में आंसर चाहिए। फिर log 7.94 -6, that's 5.10 -5.10, फिर है 1.17 -5, that's -2.93, wait, oops, my bad, my mistake, that's मैंने 117 ले लिया, 1.17 log 1.17 exponent -5 -4.93, ठीक है। फिर आपके पास log 1.45 exponent -5 -4.838 है,
तो मैं -4.84 ले लेता हूँ। फिर है log 2.19 एक्सपोनेंट -5, ये हो जाएगा 4.659, तो मैं लिखूंगा -4.66। चलिए कैलकुलेटर करता हूँ। log दैट्स -4.43, 429 है तो मैं 43 ले लेता हूँ। और लास्ट है log 5.25 एक्सपोनेंट -4.279, तो मैं -4.23 ले लेता हूँ, सॉरी -4.28, and the last one is log 6.31 exponent -5, it's -4.199, तो ये हो जाएगा -4.20, राइट। आई बिलीव 2 मार्क्स के लिए काफी वर्किंग करवाई है एग्जामिनर ने, बट अगेन मार्क्स फ्री के हैं आपके। वो कह रहे हैं आपसे use a plot a graph on the grid to show the relationship between log initial rate and 1/t. Use cross to plot each data point, draw the line of best fit. ओके, अब फिर उसके बाद वो तो मैंने ये एक्चुअली क्योंकि काफी लेंथी इसका ग्राफ था, तो ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, राइट। आपने क्या करना है, आपने ग्राफ ये प्रॉपर अपने पास बनाना है, चेक करना है। मैंने जितना मैं एक्यूरेट कर सकता था, कंसिडरिंग द फैक्ट माय आईसाइट इज वेरी वेरी बैड और मुझसे रीड नहीं हो रहे थे बेटा स्मॉल पॉइंट्स स्मॉल स्क्वायर्स, बट मैंने बेस्ट यहाँ पर अपना शॉट दिया और मैंने कोशिश की है कि आपको कोई भी इशू ना आए, राइट। और उसके बाद वो हमसे कह रहे थे कि सर्किल द पॉइंट ऑन द ग्राफ यू कंसिडर टू बी मोस्ट एनॉमलस। तो बेटा मैंने मोस्ट एनॉमलस पॉइंट ये सर्किल किया है क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी सारे पॉइंट्स में से ये सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है, राइट। So that's going to be my most anomalous point. उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं सर्किल द, अच्छा ये तो हो गया। वो कह रहे हैं सजेस्ट वन रीजन, वो कह रहे हैं सजेस्ट वन रीजन व्हाई दिस एनॉमली may have occurred during this experimental procedure. Okay, 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 क्या रीजन हो सकती है? एक्चुअली द थिंग इज कि हमें पॉइंट यहां पर मिला, राइट। ये पॉइंट एक्चुअली यहां पर होना चाहिए था, राइट। दिस इज गोइंग टू बी द एक्चुअल वन और ये हमने रिकॉर्ड किया है, तो हम इसको कर लेते हैं। हम इसको कह देते हैं यहां पर कि ये हमारा रिकॉर्डेड है और पॉइंट एक्चुअली इस जगह पर होना चाहिए था। Points needs to be here because that was your actual point, right? लेकिन हमने रिकॉर्ड कहां पर किया है? यहां पर किया है। ये रिकॉर्डेड पॉइंट है आपका। तो आप नोट करें, अगर ये पॉइंट यहां पर प्लॉट होता तो वैल्यू मुझे ये मिलती, राइट। लेकिन वैल्यू मुझे नहीं मिली, वैल्यू तो मुझे यहां पर मिली है। इसका मतलब ये जो आपका पॉइंट है ये आया है एक्चुअली इस पे, और एक्स एक्सिस पे है क्या? 1/t है। तो बेटा मुझे लगता है कि ये यहां होना चाहिए था लेकिन यहां आया है, यानी लोअर देन एक्सपेक्टेड है। यानी जो 1/t की वैल्यू है वो यहां पर आई है, इसका मतलब ये लोअर वैल्यू है। अगर यहां होती तो ज्यादा होती, राइट। तो मैं पहला पॉइंट यहां पर शेयर कर सकता हूं एनॉमलस पॉइंट के लिए कि 1/t जो है वो आपके पास लोअर है एक्सपेक्टेड से, इज लोअर देन एक्सपेक्टेड। अच्छा, पहला पॉइंट तो ये होगा कि भाई 1/t इज लोअर देन एक्सपेक्टेड। तो भाई 1/t लोअर क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो टेम्परेचर है ये ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो 1/t कम आया होगा आपके पास, राइट।
तो हम ये कहेंगे कि टेम्परेचर इज हायर ठीक है, यानी हमने जो ये पॉइंट नोट डाउन किया ये हायर टेम्परेचर के ऊपर नोट डाउन किया, जिसकी वजह से एनॉमलस पॉइंट भी हायर टेम्परेचर के ऊपर नोट डाउन हो। anomalous point must recorded at higher temperature। सो मैं कुछ इन्हीं लाइंस के साथ इसकी रीजन लिख देता हूं। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि भाई मुझे जो है ये पॉइंट यहां पर मिलना चाहिए था, मुझे यहां मिल रहा है, इसका मतलब कम आया है, इसका मतलब 1/t कम है। 1/t इसलिए कम है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट हमने फाइंड आउट किया था ये हायर टेम्परेचर के ऊपर किया था, राइट। तो हम बेसिकली यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिंस 2 मार्क्स का है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं। एनॉमलस पॉइंट वैसे तो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए था। anomalous point must have been to right। सही है, मतलब कहने का ये है कि अगर ये राइट हैंड साइड पे होगा यहाँ तो जाहिर सी बात है 1/t जो है वो हायर हो जाएगा, अभी तो लोअर है ना, हायर हो जाएगा। दैट इज हायर 1/t। ठीक है, दैट मीन्स कि रीडिंग must be taken for lower 1/t और lower 1/t क्यों था, because higher temperature is used for taking the reading as compared to the original temperature or as compared to the actual temperature। as compared to the actual temperature। ठीक है, ये एक्चुअल टेम्परेचर था लेकिन यहाँ आया। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। फिर वो कह रहे हैं determine the gradient of your line of best fit, state the coordinates of both points you used in your calculation, there must be selected from your line of best fit, give the gradient to 3 significant figures। okay, तो किसी भी पॉइंट से निकल सकता है लेकिन हमने वो पॉइंट लेना जो कि बहुत इजी हो हमारे लिए। जो मुझे इस वक्त नजर आ रहा है एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट तो मैं बेटा ये ले लेता हूं। ये पॉइंट सही नहीं लगा, वेट, मेक सेंस, कुछ बेहतर, और ये यहाँ आके ड्रॉप हो रहा है, राइट। तो अगर मैं इस वैल्यू को रीड करूं जो मुझे नजर आ रहा है वो है 0.0033, ये आ रहा है बेटा 0.003325 और मैंने किस पे लिया है, 5 पे लिया है, तो ये हो जाएगा कॉमा
5.0। ये मैंने पहला कोऑर्डिनेट ले लिया, सही है। तो ये हो जाएगा 0.03325। तो हम यहाँ लिख देते हैं 0.003, एक मिनट, 0.00325 325, not 3325. Guys, can you check 3325? No, it's actually 325. 325. Yeah, I think so. तो ये हो जाएगा 0.0325 और ये हो जाएगा 5.0। ये आपका पहला कोऑर्डिनेट हो गया। मुझे दूसरा कोऑर्डिनेट भी देखना है। मैं दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए लेट सपोज ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, कोई सा भी ले सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा बेहतर है, ज्यादा इजी है। And always use the ruler. Oops, not bad, very bad actually. My goodness, that's very difficult for me to read the readings, but I'm trying. ये हो जाएगा आपके पास 0.00385 और बेटा मैंने 4.3 पे लिया है, 4.3। तो ये मैंने लिया है एक्चुअली -4.3 पे। ओके गाइस होल्ड ऑन, ये -5.0 था, इधर लगा है -5.0। दैट्स टफ, कॉमा -5.0। तो ये हो जाएगा 0.00385, 0.00385 और ये हो जाएगा -4.3। आई बिलीव ये हमारा सेकंड हो गया है। तो अगर मुझे ग्रेडियंट निकालना है तो ग्रेडियंट निकालने के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। आई होप कि कैलकुलेशन आती हो आपको। ये हो जाएगा -5.0 -4.3 divided by 0.0033। Guys, can you please check? Is it 3325? What? I'm confused, but I can't read. That's 0.0033325. Okay. Same here. I'm sorry. 0.003325. 0.003325. Okay. I hope we can manage this. You get a 0.003085. तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास -0.7 और ये आ जाएगा बेटा आपके पास 2.4 into 10 to the power -4। सही। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास -2917 केल्विन, क्योंकि मुझे एग्जामिनर ने ये कहा था कि आपने ग्रेडियंट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू में कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो राउंड ऑफ होकर ये हो जाएगा -29
0. ओके, फिर वो कह रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन लॉग इनिशियल रेट एंड 1/t इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. ये एक्सप्रेशन है आपके पास. आप जानते हैं कि इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो 1/t है ये आपका एक्स एक्सिस था, अगर आपको याद हो. सही है. ये आपका क्या था, वाई एक्सिस पे था. एंड ऑब्वियसली ये क्या हो गया था आपका ग्रेडियंट. वो आपसे कह रहे हैं यूज द ग्रेडियंट कैलकुलेट इन D4 टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, एंड दैट इज समथिंग वेरी ट्रिकी. सो ये हो जाएगा ग्रेडियंट इक्वल्स टू माइनस EA ओवर R over 2.303 R, राइट. ग्रेडियंट की वैल्यू आपने निकाली थी -2920. ये हो जाएगा -EA अपॉन 2.303 इंटू R. R की वैल्यू इज फिक्स्ड. स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है आपने 8.31. तो यहां से EA अगर आप निकालना है तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली ये माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2920. इसकी यूनिट थी केल्विन, राइट, इनटू 2.303 इनटू 8.31. और 8.31 की यूनिट क्या थी, जूल्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, राइट. तो आप सब जानते हैं कि ये केल्विन इस केल्विन से कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 55,825 जूल्स मोल इनवर्स. एंड ऑब्वियसली एग्जामिनर ने किलो जूल्स पर मोल में निकाली है, तो जब आप इसको किलो जूल्स पर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 55.8 किलो जूल्स पर मोल. एंड ऑब्वियसली हमने यहाँ पर आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिया था, इसलिए हमने इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही कन्वर्ट किया है. ठीक है, कंसिस्टेंसी के लिए वैल्यूज की. नेक्स्ट, it is not possible to repeat the investigation. Okay, state whether the data from the investigation is reliable. Justify your answer. आप नोट करें, आपके पास जो ग्राफ आया है वो स्ट्रेट लाइन बनाया है, राइट, एंड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स lie on the line of best fit, which is why it is a reliable result. It is the reliable investigation. तो आप यहाँ लिखेंगे it is reliable because most of the points lie on the line of best fit. आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने ग्राफ टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैंने प्लॉट किया है और आपके हवाले किया है. आप प्लीज उसको जरूर चेक कीजिए और चेक करके बताइए कि उसमें कोई एरर तो नहीं है. आई ऑलवेज वेलकम, बिकॉज यू नो